Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह और हम दोनों आपके सामने हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ का ये साप्ताहिक शो एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। डीके अभी पार्लियामेंट का अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन डे पे चर्चा थी वो अभी भी ख़त्म हुई है। तो पहला जो सवाल लूँगी उसी पे लूँगी कि आपके हिसाब से, ये हमारे मेंबर का सवाल आ रहा है कि आपके हिसाब से पीएम मोदी के स्पीच से आपके सबसे बड़े टेकअवेज़ क्या होंगे? देखिए 4-5 चीज़ें हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि ये कुछ दिनों बाद एक्चुअली वो पुराने मोदी दिखे। अच्छा। बीच में लग रहा था जैसे कि वो स्पीचेज़ में जो है सो थोड़ा-सा धार या पैनापन के है वो थोड़ा-सा मिसिंग था। हुँ। आज जब इन्होंने करीब पौने 2 घंटा बोला है उसमें एकदम एकदम पुराने मोदी उसमें दिख रहे थे। अब इसको आप कह सकते हैं हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव का रिज़ल्ट जी। या इसको जैसे भी लीजिए, लेकिन एक पुराने मोदी दिखे वो फिर से, मतलब वापस फिर से फ़ॉर्म में है। हुँ। दूसरी बात कि इस डिबेट के बाद और पीएम को सुनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये जो संविधान खतरे में ये जो अपोजिशन का एक स्लोगन चल रहा था, एक तरह से उस पे फुल स्टॉप और पूर्ण विराम लग गया है उस पे। जी। क्योंकि आपने स्पीच प्राइम मिनिस्टर का सुना, अपोजिशन का अगर पहले आपने देखा हरियाणा, महाराष्ट्र में जो हुआ, उसी से इलेक्टोरली जो उसमें ऐसा बचा नहीं वो कोई मुद्दा वो तो इलेक्टोरली अप्रूव हो गया दोनों इलेक्शन में। बाकी पॉलिटिकली अगर देखें तो आपने इनके स्पीचेस सुने हैं। 2 दिन से हम डिबेट भी सुन रहे हैं लोकसभा में। अपोजिशन के वो जो आप कहते हैं संविधान खतरे में है, तो आप उसको एस्टैब्लिश तो करेंगे, हुँ। लेकिन आपने इतने स्पीचेस सुने, एकाध इक्का-दुक्का छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर मतलब अपोजिशन प्रूव ही नहीं कर पाएगी अपोजिशन ये संविधान खतरे में है। मतलब मुझे ऐसा कोई सेंस नहीं लगा कि आप उन चीज़ों को लाओ तब बताओ। कुछ इंडिविजुअल्स थे उनके इम्प्रेसिव रहे, उन्होंने कई मुद्दे उठाए माइनॉरिटी पे डिस्क्रिमिनेशन से लेके मणिपुर से लेके, अब जैसे मणिपुर के एमपी ने भी जी। कांग्रेस के एमपी है, मतलब मुझे लगा कि वो सबसे इम्प्रेसिव स्पीच उन्हीं का था। हुँ। अब वो कह रहे थे कि क्या आर वी नॉट पार्ट ऑफ द नेशन, हुँ। काफी स्ट्रांग स्पीच उन्होंने दिया था। खैर इंडिविजुअल इक्का दुक्का भूलिए, लेकिन अपोजिशन की तरफ से अगर आप रहा है करीब 6-7 महीने से नेगेटिव चल रहा है, 8 महीने से कि संविधान खतरे में है। जब इस पे डिबेट संविधान पे शुरू हुआ तो उस पे अपोजिशन पूरी बिखरी हुई दिखी। ऐसा कुछ डिबेट में कुछ आया नहीं कि आप अपना स्टैंड अप बता सको। तो ये हो गई दूसरी बात कि इस पे पूर्ण विराम लगना चाहिए अब उसको डिबेट पे, एटलीस्ट अपोजिशन की तरफ से भी, जी। कि इस पे आप नहीं जीत सकते। तीसरा टेक अवे मैं कहूँगा इसमें कि देखिए अपोजिशन का बैगेज जो है, अब इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया है, अब इतना बैगेज है, वो उससे अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं। और अभी आपने प्रधानमंत्री को देखा, पूरा का पूरा फोकस उन्होंने रखा कि आपने क्या किया। जी। उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियों की बात की, लेकिन पूरा फोकस था कि आप एक फैमिली हो, न पार्टी का संविधान मानते हो आप। मतलब जिस तरह से अटैक किया एक पूरे फैमिली पे, और उनका बताना नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके राजीव जी तक, मतलब और इवन राहुल गांधी का वो जो था ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंकने वाला, हुँ। हुँ। पूरी की देखती हुई आपने संविधान को ऐसे किया, तो पूरा का पूरा अटैक कांग्रेस पे, मतलब और उनके पास रिकॉर्ड को लेके। हुँ। अब उसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब कांग्रेस पहले से पता होना चाहिए कि आपको इस तरह का अटैक होगा ही, मतलब स्पीच आफ्टर स्पीच आप देख ही रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को कुछ जैसे लगा कि वो भनक ना हो कि इस तरह का अटैक होगा, हुँ। जबकि सबको पता था इस लाइन पे अटैक होगा। ये कुछ कर नहीं पाए, उनका एक पास्ट, इनका एक बैगेज हो गया है। जी। आप उससे आप कैसे निकलेंगे? आप निकलेंगे उससे जो कि आप कहेंगे आपने 10 साढ़े 10 साल में क्या किया है, उस पे पूरा फोकस आप रखेंगे। जो कि प्रियंका ने एक चर्चा की थी वैसे अपनी स्पीच में, बस एक लाइन बोल के छोड़ दिया कि अब अभी हर एक चीज़ को आप नेहरू के पास क्यों ले जाते हो? हुँ। अपनी बात करो। बट वही एक लाइन कह के छोड़ दिया। जो कि अपोज़िशन को वहाँ पे बेसिकली वो रखना था कि अच्छा ठीक है, आपने साढ़े 10 साल में क्या काम क्या किया? उसमें एक जैसे 5वीं बात मैं कह सकता हूँ इसमें कि एक पॉलिटिकल इमेजिनेशन की जो कमी है कांग्रेस में, वो पूरी तरह से दिखी। हुँ। एक तो आप अपने पास्ट को आप
उससे उभर नहीं पा रहे हो। आप इस सरकार को आप घेर नहीं पा रहे हो इसके 10.5 साल में। फिर जो मौका भी होता है, बड़े आप अपनी बात करो कि इन्होंने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बीच-बीच में रेफरेंस दिया। आप बात करो कि आपने वहाँ क्या कंट्रीब्यूशन किया, नरसिम्हा राव सरकार का हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का हो, आपके अचीवमेंट्स क्या रहे? आपने सरकार के अचीवमेंट्स पे बात ही नहीं की। आप लेके चले गए वही पुराना, वही कास्ट सेंसस, वही अडानी, कोई जो कि आप देख चुके हैं कि इलेक्टोरली उसका इम्पैक्ट नहीं है। लोग उन चीज़ों को लेके, उस टॉपिक्स पे लोगों का रिस्पॉन्स नहीं है। फिर भी आप उसी को कहते हैं ना, घिसा हुआ रिकॉर्ड जैसे बजाना, हुँ। वही चलता जा रहा है। तो लैक ऑफ पॉलिटिकल इमेजिनेशन अपोजिशन कैंप का वो अभी भी हर्ट कर रहा है और करता रहेगा, बिकॉज़ ये एकदम क्लूलेस नज़र आते हैं कि रिस्पॉन्ड कैसे करें प्रधानमंत्री मोदी को। जी। देखिए अगला सवाल भी इसी से जुड़ा आ रहा है। राहुल पूछ रहे हैं कि आपने राहुल गांधी की भी स्पीच सुनी, आपने प्रियंका गांधी की भी स्पीच सुनी। आपकी उन दोनों की स्पीच और एक-दूसरे के आस-पास भी अगर आप रखें तो उनके परफॉर्मेंस पे आपका क्या कहना है? देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा की स्पीच की बात करें तो वो बेटर स्पीकर हैं अपने भाई से, वो तो 100% है। पहले स्पीच में भी उनका जो आपने ग्राविटास देखा, जो आप जब बोलते हैं हाउस में तो थोड़ा ग्राविटास होना चाहिए, हुँ। वो दिखा। एक पॉइज़ जो होता है, बहुत ही सँभल के एक स्टेडी वे में बोलना, वो पॉइज़ ग्राविटास उसमें आपको दिखा, रफ़ल नहीं हुई वो। जी। तो बेटर स्पीकर तो हैं, हुँ। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जब स्पीच सुने तो जैसे लग रहा था कि राहुल गांधी के ही सारे टॉपिक्स लेना है। वो वही अब हिमाचल की बात करें, उसको भी अडानी पे भी अटैक करना है, फिर वही कास्ट सेंसस। तो अगर राहुल गांधी ने उनके स्पीच नहीं क्लियर किया है, तो प्रियंका गांधी को सबसे पहले अपने स्पीच राइटर बदलना चाहिए। क्योंकि हुँ। राहुल गांधी मेरे ख्याल से वो तो स्पीच राइटर रखते नहीं, वो तो अपनी ही धुन में रहते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को अगर इस पे बिल्ड करना है, जो कि प्रॉमिसिंग लगी वो, जी। तो उसको सबसे पहले अपनी इश्यूज, अपनी पॉलिटिक्स अपनी तरह से इन्वेंट करनी होगी। हुँ। वो भाई को फॉलो करने में नहीं होगा। और सबसे पहले इनको पार्लियामेंट में जो भी इनके स्पीच राइटर हैं उसको पहले डंप करके उनको नया देखना चाहिए किसी को। देखिए अगले 2 सवाल एक साथ लूँगी। विश्वनाथ सीएच वीके हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं विपक्ष हल्का लंबा सवाल है। विपक्ष इंडिया ब्लॉक अब एक यूनिफाइंग फिगर ढूँढने के लिए संघर्ष कर रहा है। ममता बनर्जी एक नेशनल फिगर हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्षेत्रीय है। राहुल उनका कद एक राष्ट्रीय पार्टी का है, लेकिन उनमें कोई अपील नहीं है। इसलिए ममता और राहुल दोनों की सीमाएँ हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन ममता का पलड़ा भारी है। देश को एक राष्ट्रीय पार्टी की ज़रूरत है जो भाजपा का मुकाबला कर सके, क्योंकि हमें निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। इस स्थिति को देखते हुए आपकी क्या राय है? हम कब एक कंस्ट्रक्टिव और मजबूत विपक्ष देख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार को छोड़कर कांग्रेस एक विकल्प के रूप में उभर सकती है? प्रियंका को खुद को साबित करना होगा। इस स्थिति का एनालिसिस करें जहां 200 से अधिक सांसदों के बावजूद विपक्ष कोई विपक्ष नहीं है। इसके साथ संचित सुमन हमारे मेंबर है, बोल रहे हैं नमस्ते डीके और अपूर्वा। बाइडेन मोदी की तुलना और कार्टून जैसे अडानी मोदी मास्क और टी-शर्ट पब्लिसिटी स्टंट के बाद ममता बनर्जी के लिए भारत ब्लॉक का नेतृत्व करने की मांग बढ़ती दिख रही है। क्या ये संभव है? अगर हाँ, तो क्या ये राहुल गांधी के लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा? देखिए भारत, आप अगर इंडी ब्लॉक की बात, अलायंस की बात करें, तो मेरा अपना नज़रिया है कि अलायंस खत्म है। हुँ। अलायंस में क्या है? ज़्यादातर लोग उसमें या तो ऑलरेडी अलायंस में हैं, इंडी ब्लॉक के बाहर भी हैं, वो पहले भी थे। और जो नए-नए आए वो अब दिख नहीं रहे हैं। अब रिलायंस अभी यूनिफाइंग फैक्टर, अभी पहले तो ये बात है कि यूनिफाइंग कोई नहीं खोज रहे हैं ये। सबको ये चाहिए कि अच्छा कांग्रेस हारी है, अब चलो यही मौका है कि अब अपने आप को प्रोजेक्ट करना। हुँ। तो इंडी अलायंस का नेता होने का ममता बनर्जी क्या है कि फिर से एक प्राइम मिनिस्टरियल फेस ऑफ हो जाते हैं अपोजिशन का। तो मेन वहाँ पे है, हुँ। कंट्रोल करना। अदरवाइज़ अलायंस का देखें तो अगला भी इंडी अलायंस क्या कर सकती है? अब दिल्ली में आप कांग्रेस अलग-अलग लड़ रही है, उसके बाद बिहार जाएँगे, तो बिहार में वैसे ही आपकी आरजेडी, सीपीएम, कांग्रेस, मतलब लेफ्ट सारे हैं, ये सारे ऑलरेडी अलायंस से पहले भी थे और वैसे ही रहेंगे भी। जी। तो वहाँ पे कोई ममता बनर्जी को कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते हैं। उसके अगले साल आप जाएँगे, तो फिर वही असम, तमिलनाडु, मतलब अब जितने स्टेट्स देख लें आप, उसमें अलग-अलग ऑलरेडी अलायंस है या नहीं है। ममता बनर्जी के बन जाने से इंडिया अलायंस का हेड, उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि अब एक जब सॉलिड ब्लॉक के रूप में आप चलना अब चाहें, तो
एक नेता चाहिए। अब तक इंडियन अलायंस में कोई नेता था ही नहीं, ना कन्वीनर है, ना कोऑर्डिनेटर है, कोई नहीं है उसका। जी। नाम पे है, काफ़ी दिनों से मिले ही नहीं। अब लोकसभा इलेक्शन के बाद दोबारा कभी उनकी मीटिंग ही नहीं हुई। तो ऑलमोस्ट बिखरा हुआ है वो, इंडियन अलायंस ऐसा कुछ बचा नहीं है उसमें। हुँ, और जहाँ तक ममता बनर्जी यूनिफाइंग की करे कि उनका क्लेम है, आज मैं एक तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी का सुन रहा था कहीं पे इंटरव्यू, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमको रीजनल पार्टी क्यों कहती है? हम नेशनल पार्टी, उनको रीजनल पार्टी हमको कहना छोड़ना चाहिए। लेकिन अब देखिए, तृणमूल का भी अब जर्नी देखिए आप, उन्होंने कोशिश की एक्सपैंड करने की। आप कह रहे हैं कि हम बी ममता बनर्जी का क्लेम क्या है कि हम बीजेपी को हम हरा सकते हैं। जी। लेकिन वो आप हरा पाते हैं जहाँ उस स्टेट में, जहाँ पे 1/3 से ज़्यादा आपका पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स है, जो आपके पीछे यूनाइट कर जाता है। लेकिन बाकी जितने स्टेट्स में जा रहे हैं आप हार रहे हैं ना। आप त्रिपुरा गए, त्रिपुरा में आप हार गए। आपने मेघालय में कांग्रेस के ही 1 दर्जन एमएलएज़ को पोंछ कर लिया। फिर मेघालय में चुनाव हुए, आप हार गए। उस मतलब उसमें से 5 केवल तृणमूल के लौट के आए। हुँ, तो वहाँ भी अब नहीं कर पाए। आप गोवा गए, वहाँ कुछ नहीं कर पाए। तो आपका भी अपने स्टेट के बाहर में क्या रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके स्टेट में चूँकि एक डेमोग्राफिक आपको एक फ़ायदा मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं हम बीजेपी को हरा सकते हैं। जी। लेकिन स्लोगन के लिए ठीक है, लेकिन रियलिटी दूसरा है। अपने स्टेट के बाहर आप बीजेपी से कहीं भी टक्कर नहीं ले पा रहे हैं ना। जी, बिल्कुल। देखिए अगला सवाल सेंट्रल इंडिया रेलवे मैप्स है इनका यूज़र नेम, ये पूछ रहे हैं जिस तरह प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह को निशाने पर लिया, क्या ये अगली कांग्रेस अध्यक्ष या विपक्ष की नेता बनने जा रही हैं? इंडिया गठबंधन का नेता बनने के लिए ममता की कोशिशों को देखते हुए, क्या ऐसी संभावना है कि कांग्रेस भी प्रियंका को ममता से मुकाबला करने के लिए आगे लाएगी? मुझे नहीं लगता है। देखिए, लाना होता तो बहुत पहले उनको ले आया जा चुका होता। हुँ, मेरे ख्याल से फैमिली में वो नेहरू गांधी फैमिली में एक डिसीजन हो गया है कि भाई लीड राहुल गांधी करेंगे हुँ। और सो प्रियंका उनको बैक करेंगे। तो इसे लीडर ऑफ अपोजिशन या कांग्रेस प्रेसिडेंट या कुछ भी बनने का मुझे फिलहाल तो कोई भी स्कोप नहीं दिख रहा है। आगे भविष्य में क्या होता है देखते हैं। अगला सवाल कार्तिक पराशर का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे क्या राज्यसभा चेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह दिखावे के लिए है या विपक्ष कुछ और हासिल करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, विपक्ष हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, विपक्ष हिट बैक कर रहा है। हिट बैक इन द सेंस कि है, उनके बहुत सारे मुद्दे हैं, कुछ जेन्युइन मुद्दे भी हैं। जी। मतलब चेयर के बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ इनकी शिकायतें कुछ जेन्युइन है। लेकिन ये जहाँ तक हुआ, उनको हटाने के लिए जो आप मोशन ला रहे हैं, वो ऑप्टिक्स के लिए ज़्यादा है, हुँ, दिखाने के ज़्यादा, बिकॉज़ आपके पास नंबर्स नहीं है। हुँ, मतलब लोकसभा तो छोड़िए, क्योंकि अप्रूवल लोकसभा भी होना चाहिए, राज्यसभा जी। में भी आपके पास नंबर नहीं हो रहे हैं आप डिफीट करने के लिए। हुँ, तो बस एक प्रेशर दिखाने के लिए प्रोटेस्ट दिखाना है और फिर अपना मतलब मैं नहीं कहूँगा केवल ये हेडलाइंस के लिए है, लेकिन बेसिकली वो प्रेशर कि हमारे साथ ये हो रहा है, कि जनता में ये लेके जाना कि हमें नहीं बोलने दिया जा रहा। जी। तो एक विक्टिमहुड का नैरेटिव बेसिकली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि उनके पास कुछ हद तक वो सही हैं, जो उनकी शिकायतें जो हैं, हुँ, कुछ हद तक सही हैं और मेरे ख्याल से जगदीप धनखड़ जी को हुँ, उनको थोड़ा-सा कंसीडर करना पड़ेगा कि इनका ग्राउज क्यों है, कैसे है और हुँ। क्या उनको भी उनका अपना जो है हाउस को रन करने का, क्या वो सही तरीका है या उसको उनको मतलब क्या-क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसमें ये मेरिट्स हैं थोड़े आर्गुमेंट्स में अपोज़िशन को, और फिर जगदीप धनखड़ जी को भी खुद ही देखना पड़ेगा जी। कि कुछ तो गलतियाँ हुई है। देखिए अगले 2 सवाल साथ में लूँगी, वन नेशन वन इलेक्शन पे सवाल जी। आए हैं। पहला हेलो 240157 हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं पिछले 5 सालों में भारत में 11 बार चुनाव हुए, जिनमें यूनियन और राज्य चुनाव शामिल थे, तब कई लोकल इलेक्शन पीरियड्स भी थे। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत भयावह है, तो क्या पार्टियाँ लोकसभा के लिए एक, राज्य विधानसभाओं के लिए एक और लोकल बॉडीज़ के लिए एक चुनाव पीरियड पर सहमत हो सकती हैं? मेरा मतलब है एक राष्ट्र 3 चुनाव अभी भी हमारे पास जो है उससे कहीं बेहतर है। दूसरा अनुराग उपाध्याय का सवाल है, बोल रहे क्या भाजपा की संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव को पारित करने की कोई सीक्रेट प्लान है? क्योंकि इसके लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान की आवश्यकता होगी जो एनडीए के पास बिल्कुल नहीं है। क्या बीजेपी इस बिल को पास करने के लिए विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करेगी? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक गिमिक हो सकती है या कुछ और चल रहा है? देखिए, बहुत सारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्लियर करना पड़ेगा। अभी तो 2 ही बिल लेके कह रहे हैं कि 2 बिल जी। लेके आ रहे हैं, लेकिन और भी इनको करना पड़ेगा, अगर वो हुँ, करना है तो। मैं स दूसरा सवाल पहले ले रहा हूँ। जी। उसके लिए बीजेपी के पास नंबर्स नहीं हैं। उसमें से कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिसमें कि आपको आधे स्टेट्स का स्टेट्स रैटिफिकेशन भी हुँ, चाहिए होगा। हुँ,
तो वो सारा मुश्किल होगा। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है कि अभी इसको लेके आगे डाल देगी, जेपीसी में जाएगा, डिस्कशन चलता रहेगा, फिर बीजेपी काम करती रहेगी। वो हुँ, बीजेपी का एक तरीका है कि अचानक वो छोड़ती नहीं, वो लगातार चीज़ों पे लगी रहती है, कब मौका मिले हुँ, और पुश कर ले। लेकिन जहाँ तक नंबर्स की बात है, जैसे नंबर्स स्टैंड करता है, उसमें नहीं है अभी सरकार के पास नंबर इसको पुश करने का। हुँ, बट उन्होंने बस शुरू कर दिया है, देखते हैं कभी कुछ हो जाए। जी। जहाँ दूसरी कह रहे हैं कि एक वन नेशन 3 चुनाव टाइप का। अब उस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ा-सा अपना इसमें प्लग कर लूँ कि मैं इस पे अपना कॉलम लिखने जा रहा हूँ मैं इस पे। तो मंडे को मैं पॉलिटिकली करेक्ट का जो मेरा आता है कॉलम, उसमें जी। मैं बहुत डिटेल से इसके बारे में बात करूँगा। इसलिए फ़िलहाल मैं इस सवाल को मतलब यहीं पे छोड़ता हूँ मैं। चलिए ये हुँ, एपिसोड तो ऑफ कोर्स हमारा संडे को आता है, हुँ, लेकिन जो लोग इसे मंडे देख रहे हैं या आप सेव करके रखिए इसको, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मंडे हम डीके का हुँ, कॉलम ऐड कर देंगे। तो आप मंडे दोबारा आएँ, एक बार हमारा शो भी दोबारा देखें और डीके का कॉलम भी पढ़ लें। डीके अगला सवाल कार्तिक का है, वो बोल रहे हैं क्या सरकार की ओर से कोई संकेत है कि जनगणना कब होगी? संकेत दे रहे हैं, जनरली ऑफ रिकॉर्ड ही देते हैं, मतलब ऑन रिकॉर्ड तो कभी उस पे आते नहीं हुँ, कि 2025 से करेंगे और 2026 में खत्म हो जाएगा। हुँ, वो इंटरेस्टिंग मुझे भी लग रहा है कि 2026 तक इसको चलाएँगे, 26 तक करेंगे, बिकॉज़ वो जो पुराना हमारा जो अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो दो 2026 तक जो पोस्टपोन किया था, उसमें है कि 2026 के सेंसस के बाद से अब डिलिमिटेशन शुरू करेंगे। जी। और फिर डिलिमिटेशन एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मतलब हुँ, इतनी आसानी से नहीं होगा, आपको पता है सदर्न स्टेट्स क्या-क्या उसमें ऑब्जेक्ट करेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा उसमें। फिर जैसे मैंने कहा कि ये सरकार चीज़ों को पहले लेके चल देती है, फिर देखती है आगे जो-जो मौका मिलता है आके उसको टेक अप करती चली जाती है। तो मुझे जो है इसमें सरकार की तरफ से इस पे कुछ नहीं है, संकेत केवल ये है कि अगले साल हम शुरू करेंगे और 26 में खत्म कर लेंगे। जी। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा-सा इसलिए भी करते रहें क्योंकि या तो आप फिर से आप अमेंड करें और 2026 के बाद वाले सेंसस का कुछ आप अमेंड करते पहले। हुँ। लेकिन अब लग रहा है कि चलो 26 का सेंसस करके 26 तक ले जाते हैं तब सेंसस हो जाएगा और फिर हम डिलिमिटेशन की तरफ बढ़ जाएँगे। तो अभी तो मुझे इनका प्लान ये लग रहा है। जी, देखिए अगले 2 मेंबर्स का सवाल लूँगी। एक रवि जयकुमार पूछ रहे हैं कि सीजेआई खन्ना का कार्यकाल 6 महीने का है। क्या आपको लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैधता पर याचिकाओं पर फैसला उनके कार्यकाल की एंड्यूरिंग लेगेसी बन सकता है? दूसरा भी इसी से जुड़ा सवाल है, मेंबर पूछ रहे हैं क्या सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को संविधान से हटा सकती है? देखिए, जैसे अपूर्वा जैसे आप ही मुझे कह रही थी कि अगला हियरिंग फ़रवरी में है जाके। जी। उसके बाद और कम टाइम बच जाएगा इनको जस्टिस खन्ना को उस पे हुँ, कुछ करने आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, मतलब टेक्निकली पॉसिबल है आप डेली अगर हियरिंग करते चले जाएँ, हुँ, आप चाहे कि इस ये मेरी लेगेसी होगी मेरे टेन्योर की, जी। तब उतना एक्सपीडाइट करेंगे तो हो सकता है। हुँ, लेकिन अभी जैसे देखिए कि अब जनवरी में नहीं फ़ेब में आपने अगला हियरिंग किया है, तो पता नहीं थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन हो सकता है एक समय ऐसा हो वो चाहे कि नहीं, नहीं मैं इसको निकाल के ही जाऊँगा। जी, जी। पॉसिबल है। देखिए अगला सवाल नितिन पटेल का है, बोल रहे बिहार बीजेपी के पास दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी जैसे मजबूत स्थानीय नेताओं के साथ स्ट्रॉन्ग कास्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन चेहरे की कमी है। अगर बीजेपी महाराष्ट्र जैसी सफलता दोहराने और ट्रिपल डिजिट का को छूने में सक्षम होती है, तो क्या वे नीतिश निर्भरता से बाहर निकलने में सक्षम होंगे? क्या पहले बीजेपी दलित सीएम बनने के लिए चिराग अपनी पार्टी का बीजेपी में मर्ज कर सकते हैं? पहली बात देखिए थोड़ा महाराष्ट्र से बिहार डिफरेंट है। महाराष्ट्र में देखिए बीजेपी ने 149 सीटों पे लड़ा। तो चलिए 90% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट हो गया, 132 ले आए वो 149 में। हुँ, और दूसरी तरफ शिवसेना का केवल 81 सीटों पे वो लड़े। ऑलमोस्ट आधी सीटों पे शिवसेना लड़े। तो इसीलिए बीजेपी का नंबर एकदम क्लोज़ टू मेजॉरिटी फिगर चला गया है। वो बिहार में इसलिए नहीं हुआ, बिहार में तो बहुत सारे अलायंस पार्टनर्स हैं और उसके अलावा अभी तक जो है पिछला चुनाव देख लीजिए जैसे 2020 का बीजेपी लड़ी थी 110 पे मेरे ख्याल से और जेडीयू का 115 था शायद फिगर्स मैं फिर से देख लेता हूँ लेकिन हुँ। ऑलमोस्ट मतलब वो उस तरह का था 115 110 पे ये लोग लड़ रहे थे अच्छा, हुँ, और अभी जबकि नीतीश कुमार को जानते हैं कि अभी वो ग्राफ शायद चलेगा नहीं आगे तो और असर्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कहेंगे 243 में से आप 200 सीट ले लो या पौने 200 सीट ले लो जी। वो ऑलमोस्ट इक्वल चलेंगे खास करके क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी में देखिए दोनों पार्टियों में बहुत ज्यादा सस्पिशन है हुँ, मतलब ट्रस्ट ट्रस्ट डेफिसिट मेजर होता है जैसे 2020 में क्या हुआ कि 2020 में
चिराग पासवान सबको पता है मोदी जी के हनुमान बन के घूम रहे थे और सारे जेडीयू सीट जितने थे सब पे जाके चिराग पासवान लड़े, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़े, जेडीयू सीट से पे जाके जेडीयू के खिलाफ लड़े और नीतीश कुमार को पार्टी को नीचे 43 पे ले आए लौटा के। बीजेपी का 75 हो गया और जो बीजेपी हमेशा ही मतलब क्या कहते हैं उसको सेकंड फिडल जो करते हैं प्ले की वो सेकंड रही है वहां पे बिहार की राजनीति में जेडीयू से। हम्म। इस बार पिछले चुनाव में नीतीश कुमार एकदम नीचे चले गए, बीजेपी बिग ब्रदर बन के आई। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ, जैसे भी हुआ। तो उस समय बीजेपी के पास मौका था, बीजेपी देख रही, उनको लग रहा था कि शायद अब हो जाएगा कि अब हम नीतीश कुमार से छुटकारा पाके और हम अपना अब सीएम और लाएंगे, कुछ जी। करेंगे। वो ऐसा हुआ नहीं, जानते हैं हम रियलिस्टिक हिस्ट्री। हम्म। इस बार नीतीश कुमार ज्यादा सतर्क होंगे, वो इसलिए सीटों के बंटवारे में भी वो स्कोप नहीं छोड़ेंगे कि बीजेपी कोशिश भी करे। और दूसरी बात, बीजेपी इनको सीएम कैंडिडेट अभी भी नेता बोल ही रहे हैं, नीतीश कुमार आज सीएम फेस होके जाएंगे। तो सीएम फेस होके जाएंगे तो तुरंत चुनाव के बाद तो उसमें चेंज होने का नहीं है, लेकिन उसके बाद भी करेंगे। अगर जेडीयू के पास उतना स्ट्रेंथ रहा तो थोड़ी मुश्किल होगी। जी। और नीतीश कुमार जानते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो इतने आसानी से वो नहीं जाने वाले। जहां तक चिराग पासवान का है, नहीं मर्जर की जरूरत नहीं। देखिए चिराग पासवान 5 सीट जीत गए लोकसभा में और उन्होंने प्रूव कर दिया है कि उनके फादर की जो लेगेसी है वो उन्होंने लिया, उनके चाचा ने नहीं लिया। चाचा हम्म। ऑलमोस्ट पूरा साइडलाइन हो गए, उन्होंने स्प्लिट तो किया पार्टी को, लेकिन पूरी लेगेसी वोट बैंक एटलीस्ट चिराग के साथ आ गया है। तो अब जिस तरह से इंडिपेंडेंटली वो एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास कोई कारण नहीं है कि बीजेपी में मर्ज कर ले अब, खास करके पिछले इस लोकसभा इलेक्शन में जितना स्ट्रांगली आए हैं वो। जी। देखिए अगला सवाल संकल्प का हमारे मेंबर है, बोल रहे हैं हालांकि कांग्रेस आप गठबंधन अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो सका है, लेकिन चूंकि इसकी चर्चा हो रही है, ये बताता है कि दिल्ली कांग्रेस द्वारा छोड़ा गया लेटेस्ट क्षेत्र है। इनफैक्ट अगर आप इसे राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हैं तो कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि मोदी से मुकाबला करना इतना एम्बिशियस है जब आप केजरीवाल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। कांग्रेस के पास केवल 3 मुख्यमंत्री हैं और सभी 3 राज्यों कर्नाटका, तेलंगाना और एचपी में सत्ताधारियों को वोट ना देने का इतिहास रहा है। अगर 2028 तेलंगाना चुनाव तक कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की संख्या शून्य हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस स्पष्ट रूप से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही है। क्या कांग्रेस नेतृत्व को अपनी रेलेवेंस की इम्पेंडिंग इररेलेवेंस के बारे में पता भी है? क्वाइट फ्रैंकली वो बोल रहे हैं हम देख सकते हैं कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ जीतने में असमर्थ हो रही है और उन क्षेत्रों में स्थायी रूप से पीछे हट रही है या रिट्रीट कर रही है जहां वे नॉन भाजपा पार्टियों से हार रही है। हाँ सही कह रहे हैं, मतलब जितना जितनी बातें भी कर रहे हैं सब सही है। हम्म। अब 2028 में शून्य होगा कि नहीं ये तो नहीं कहूंगा मैं, जैसे अभी चलिए 2025 में तो ऐसा चुनाव नहीं है, 2026 में केरला में इलेक्शन है, 2 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी होगा, मतलब लेफ्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। और बीजेपी अभी उस स्थिति में आई नहीं है, तो केरला में उनका चांस हो सकता है। असम में हिमंता विश्व शर्मा काफी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वहां भी ऑलमोस्ट 2 पार्टी का चलता है। हम्म। तो अच्छा उत्तराखंड हो गया, यूपी में आप ये कर दें, उत्तराखंड में भी इतने टर्म का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से चलेगा बीजेपी के खिलाफ, तो साफ आप कांग्रेस को सीधे आप डिसमिस नहीं कर सकते। जब कई टर्म का एंटी इनकम्बेंसी होता है और जहां बाइपोलर पॉलिटिक्स होगा जिस स्टेट में, वहां पे हम्म। कांग्रेस आ सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये सही कह रहे हैं कि अभी जिस तरह से जा रही है और ये 3 स्टेट्स की बात करें, तीनों चीफ मिनिस्टर जिस तरह से अपने स्टेट्स को रन कर रहे हैं, हम्म। तो अभी की स्थिति में तो ज्यादा अगले इलेक्शन के लिए बड़ा एम्बिशियस होगा अगर अगर कांग्रेस सोचे कि इन सीएम्स के साथ इसी तरह जाते हुए में हम रिटेन कर लेंगे। जी। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? कांग्रेस सोच रही है कि नहीं, एकदम नहीं सोच रही है। कांग्रेस को तो लग रहा है कि 2024 बस मिस हो गया, 29 में आने ही वाले हैं और हर एक स्टेट में लगता है कि पता नहीं कब क्या कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, ये कांग्रेस लीडरशिप का है। लीडरशिप मतलब हाई कमांड का कह सकते हैं, गांधी जी कह सकते हैं। जहां तक बाकी कांग्रेस नेताओं की बात है, वर्कर्स की बात है, हम्म। वो एक्चुअली ऑलरेडी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वो देख रहे हैं और पैनिकी हैं। जी। लेकिन हाँ, वो हाई कमांड में अब तक वो पैनिक वो उस तरह का नहीं है, अभी ओवर कॉन्फिडेंट है रहे हैं, मतलब पिछले ओवर कॉन्फिडेंट कब नहीं थे वो। देखिए 2 और सवाल लूँगी। एक सवाल है आदित्य का, वो पूछ रहे हैं आपके अनुसार इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वे 10 साल की सत्ता विरोधी लहर, अपने नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों या सत्ता में रहने के बावजूद यमुना नदी और प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाने से जूझ रहे हैं?
कांग्रेस चुनाव में आपकी किस्मत पर विशेष रूप से मुस्लिम वोटों के प्रोस्पेक्ट्स को कैसे प्रभावित करेगी? देखिए, सबसे बड़ा उनका चैलेंज जो होगा वो उनका एक्चुअली सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, हुँ, उसको कैसे-कैसे बीजेपी हटाने की कोशिश करेगी। देखिए, तब आप चैलेंज हम की बात कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा एडवांटेज उनका है कि ब्रांड अरविंद केजरीवाल। जी। केजरीवाल के नाम से वोट मिलता है। और आप देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी धीरे-धीरे जिन मुद्दों पे केजरीवाल बने, एंटी करप्शन क्रूसेडर बन के आए वो। धीरे-धीरे सब में एक्साइज़ में हो गया, इधर-उधर पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, फिर केजरीवाल बन के आए कि मैं आम आदमी हूँ। तो अब देख रहे हैं शीश महल का वीडियो निकलता है, अभी तो एक ही वीडियो है बहुत सारा निकाल के कि वो आम आदमी वाला इमेज भी जो है सो ध्वस्त करना है। फिर देखें कि अच्छा वो पहले किस गाड़ी में चलते थे, आजकल किस गाड़ी में चलते हैं। तो केजरीवाल का इमेज जो है, उस पे लगातार इनका अटैक का कोशिश है। हुँ, और वो चैलेंज है कि ब्रांड केजरीवाल को रहने के लिए बिकॉज़ डिफाइनिंग फैक्टर वही होगा दिल्ली इलेक्शन में कि ब्रांड केजरीवाल पिट गई है या ब्रांड केजरीवाल अभी भी है। जी। तो वो मेन चैलेंज वो है उसको रिटेन करना। अभी भी पॉपुलैरिटी उनकी है, लेकिन वो रिटेन कैसे करेंगे? दूसरी बात है कि अब फ्रीबीज़ की जो पॉलिटिक्स आप कहते हैं, वो हालाँकि उसमें वेलफेयर स्कीम्स आप कहें या फ्रीबीज़ कहें, जो भी कहें, उनका काफ़ी एक बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आम आदमी पार्टी का। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि जैसे एंटीबायोटिक का होता है, कि 3-4 साल तक आप एक ही एंटीबायोटिक लेते रहो, 3-4 महीने तक तो असर नहीं करता। हुँ, आपको या तो एडिशनल बूस्टर देना होता है या आप कुछ चेंज उसमें करेंगे। तो इनका चैलेंज हो जैसे कहा ना कि एंटीबायोटिक की बात है कि अब क्या बूस्टर अब क्या दोगे डोज़ आप उसमें? अब बूस्टर डोज़ में भूलिए नहीं यहाँ एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर काफ़ी एक्टिव हैं। वो आपको तो ये तो रोल आउट जो था कि महिलाओं को ₹1000 देना है, वो भी नहीं हुँ, हो रहा है। ये 2100 प्रॉमिस कर रहे हैं। तो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ कि थोड़ा-सा इलेक्शन इसलिए भी लेट हुआ कि लोगों के पॉकेट में पैसे मिलने चाहिए। तो चुनाव के 5 महीने में मतलब 4 महीने पहले में करीब हर एक महिला को वहाँ पे या जितने जो भी बेनिफिशियरी हैं, करीब ₹7500 मिल गए, 7500 मिल गया उनको 5 महीने का। जी। लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स 1 महीना का एडवांस ही दे दिया था। तो आपके जब कैश आएगा अकाउंट में फिर आपका एटीट्यूड दूसरा होता है। हुँ, प्रॉमिसेस से काम नहीं चलता हुँ, और इसीलिए अपोज़िशन को अब उनके प्रॉमिसेस जो बड़े-बड़े होते हैं, वो सीरियसली लोग नहीं लेते, वो देखते हैं कि उनके पास क्या आ रहा है। तो क्या केजरीवाल वो डिलीवर कर पाएँगे जो एक्स्ट्रा डोज़ चाहिए एंटीबायोटिक का या वेलफेयर स्कीम के लिए क्या एक्स्ट्रा वो दे सकते हैं? हुँ, और वो जो अगर वो प्रॉमिस करेंगे क्योंकि एलजी आप जानते हैं एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन है ये, वो कुछ भी इस तरह का होने ही नहीं देगी, प्रॉमिसेस पे ही रह जाएगा सारा। जी। तो क्या आप ज कन्विंस कर पाएँगे जनता को कि आप आने के बाद आप चेंज कर देंगे? मतलब आने के बाद आप डिलीवर कर पाएँगे, हो पाएगा? हुँ, तीसरा मतलब ऑफ कोर्स एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी भी स्टेट देखिए 2013 में ऑलमोस्ट आ गए आपको कांग्रेस की ज़रूरत पड़ी आने के लिए, लेकिन आपके लिए मैंडेट आपको मिला, 15 मिला, 20 मिला। 4th टर्म में आने के लिए मतलब बहुत ही चैलेंजिंग होता है ये। तो मेन वो है क्योंकि देखिए लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ते रहते हैं। जी। कितना आप डिलीवर कर पाए, नहीं कर पाई। ये सरकार बहुत सा डिलीवरी कर भी नहीं पाई है। ये मुझे लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीत के इनसे गलती होगी क्योंकि अब वही है कि यहाँ रोड नहीं है, यहाँ नाले बने हुए हैं, वहाँ बारिश होती है, फ्लडिंग हो जाता है, कुछ ड्रेनेज सिस्टम कुछ नहीं है। अब पहले आप बीजेपी को ब्लेम कर सकते थे, जी। अब आप नहीं कर सकते। प्लस रनिंग द मतलब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में है नहीं, वहाँ पे बहुत सारा कुछ आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो चैलेंज है मतलब आप 4th टर्म आप मतलब मैंडेट आप लेना चाह रहे हो। सबसे बड़ा चैलेंज उसको भी आप कह सकते हैं। देखिए, आज का आखिरी सवाल लूँगी। सागर अग्रवाल हमारे सब्सक्राइबर हैं, बोल रहे क्या अतुल सुभाष की आत्महत्या ने भारतीय कानून में पुरुषों के प्रति गहरे बायस को उजागर किया है? क्या हम ऐसी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ निर्दोष पुरुषों को की पीड़ा को एक्सेप्टेबल माना जाता है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कानून में बायस है, ये मिसयूज़ वाली बात है कि कानून गलत नहीं होता, जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं उसका प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें कानून में कुछ कैसे कुछ त्रुटियाँ हो सकती है, जैसे कि अब सीधे हुआ कोई एफआईआर हुआ, उसमें जिसका नाम लिखा हुआ है, फादर, मदर, कोई भी एडल्ट घर में हो, सबको सीधे आप अरेस्ट कर लेते हो उसमें। तो ये त्रुटियाँ हैं, उस पे काफ़ी डिबेट चल रहा है, लेकिन इस पे ये कहना कि कानून ही बायस्ड है, ये मैं नहीं कह सकता उसमें, वो गलत है। और इस पे आपको और डिटेल में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि इस पूरे सब्जेक्ट को अपूर्वा स्टडी कर रही हैं, बहुत
डिटेल में स्टडी कर रही हैं सारे कोर्ट जजमेंट्स जो हो रहा है ग्राउंड में, उससे कई कई विक्टिम्स के हैं या जो केसेस हैं, केस स्टडीज कर रही हैं। अब तक के जितने जजमेंट्स आए हैं, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, उसको स्टडी कर रही हैं। तो अपूर्वा का जो आएगा, पहले इनका स्टोरी का वेट कर लें, फिर वो उस पे वीडियो भी करेंगे, तो वो बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाएँगे। और वैसे भी ये हमारे लीगल एक्सपर्ट है, मतलब मैं इस पे क्या बोलूँ? चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।